एक ब्रांड जो स्टार्ट हुआ था बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के साथ और आज के समय में इंडिया का एक टॉप स्पाइसेस का ब्रांड है। स्पाइसेस यानी कि मसाले। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डी मसाले की, कि गोल्डी मसाला शुरू कैसे हुआ और आज के समय में ये एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि यूपी और बिहार में अगर स्पेसिफिकली आप देखें तो ये जो ब्रांड ये घर घर तक पहुंच गया है और छोटे से छोटा बच्चा गोल्डी मसाले के बारे में जानता है। तो आज के इस वीडियो में ब्रांड्स ऑफ भारत के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डी मसाले की स्टोरी के बारे में, कि शुरू कैसे हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे ग्रोथ आया एंड और काफी सारी चीजें हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि गोल्डी मसाले से हम लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं जिसे हम अपनी डेली लाइफ में या फिर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकें। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। बात है 1980 की। सोम प्रकाश गोयनका, जो कि आकाश गोयनका के पिताजी थे, और उनके मित्र सुरेंद्र गुप्ता, ये दोनों लोग कानपुर में मसाला ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। मतलब कि जो खड़े मसाले होते हैं उनको वो लोग खरीदते थे और कानपुर के अंदर ट्रेड करते थे। धीरे धीरे उनका मार्केट बनता गया। लोग पहले छोटे से शुरू किया, धीरे धीरे जैसे जैसे उनका डिमांड बढ़ता गया तो वो लोग अपना जो मसाले का कारोबार है उसे और बढ़ाते गए। कुछ समय बाद जब उन्हें दिखा कि यार खड़े मसाले से बस ना काम नहीं चलेगा, बस हम खड़े मसाले अगर मार्केट में बेचेंगे तो इससे हम लोग बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में नहीं ला सकते हैं। तो उसके बाद से सोम प्रकाश गोयनका जी को यह ख्याल आया कि क्यों ना हम मसालों की ब्लेंडिंग करना शुरू करें, कि बस खड़े मसाले बेचने के बजाय उनको हम लोग पीस के पैकेज करके बेचना शुरू करें। तो सोम प्रकाश गोयनका जी और उनके मित्र सुरेंद्र गुप्ता जी, ये दोनों लोग मसाले की ब्लेंडिंग का काम भी शुरू कर दिया, यानी कि मसाले को पीस के पैकिंग करके उसको बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनका काम बढ़ता गया और ये लोग काफी सारे अलग अलग ब्लेंडेड स्पाइसेस मार्केट में बेचने लगे। लगभग 1980 में इनकी कंपनी शुरू हुई थी। 2002 तक ये लोग यूपी और बिहार के मेजर पार्ट्स में प्रेजेंट हो गए थे। ठीक है, टीम अच्छी थी, पुराने बुजुर्गों की टीम थी, बट काम अच्छा हो रहा था। 2002 आते आते ये लोग साल का लगभग 60 करोड़ के आसपास का टर्नओवर करते थे। चीजें अच्छी जा रही थी, बट बिजनेस में एक ऐसा फेज आता है कि उसके आगे सोचने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ता है। तो 2002 में आकाश गोयनका जो है वो अपनी लंदन में वो अपना एमबीए कंप्लीट कर रहे थे। आकाश गोयनका अपना एमबीए कंप्लीट करने के बाद से लंदन की किसी गैस कंपनी में अपना काम करना शुरू कर दिया। 8 महीने लगभग उन्होंने उस गैस कंपनी में काम किया। उसके बाद कानपुर से उनके पिताजी का कॉल जाता है आकाश गोयनका के पास कि भाई देखो, बिजनेस में ऐसी ऐसी चीजें हैं, अभी हम लोग को तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो मेरा सजेशन है कि तुम वापस आ जाओ कानपुर और ये जो फैमिली का जो बिजनेस है स्पाइसेस का, इसे हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और इसे बड़ा बनाते हैं। बिकॉज उनके पिताजी का मानना था कि अगर हम इसमें कुछ इनोवेशन लाते हैं तो गोल्डी मसाले आज के 10 साल 20 साल बाद चल के इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। और इसी बिलीफ पे उन्होंने आकाश गोयनका को लंदन से वापस कानपुर बुलाया और फिर उनको जो उनका फैमिली बिजनेस था उसमें उनको ज्वाइन कराया। आकाश गोयनका जो कि लंदन से अपना एमबीए किए हुए थे, तो उनको बिजनेस की काफी सारी चीजें, नई नई तकनीकों के बारे में पता था, टेक्नोलॉजी वगैरह सारी चीजें उन्हें पता था। जब वो बिजनेस में ज्वाइन किए 2002 में, तो उनको क्या दिखा कि यार सिस्टम जो है ना उसमें ऑपरेशंस में बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंसी है। मतलब कि किसी भी चीज का कोई ट्रैक नहीं है, ना कोई टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन और ना कोई भी ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम लोग बिजनेस में स्केल ला सकें, या फिर अब 60 करोड़ से 200 करोड़ 500 करोड़ कैसे बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन करना शुरू करें। तो 2002 तक बिजनेस तो चल रहा था ऐसे तैसे। अब 2002 के बाद से गोल्डी मसाले में मेजर चेंजेस आते हैं, यानी कि टर्निंग पॉइंट शुरू होता है 2002 से। आकाश गोयनका है तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसमें तो ईआरपी लगाना पड़ेगा, यानी कि टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा। ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सारी चीजें वेल प्लान की जा सकती हैं। तो उन्होंने बोला सबसे पहले हम लोग टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन करें। टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन उन्होंने तो सोच लिया, बट क्या था, दिक्कत क्या थी कि जो उस कंपनी में जितने भी स्टाफ थे वो लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर नहीं थे।
या फिर उनको टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता था, यानी कि वो लोग टेक्नोलॉजी के लिए एलियंस थे। तो आकाश गोयनका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये चीज बना कि अब उनके जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया जाए। तो उन्होंने अपने स्टाफ को बताया, सारी चीजें समझाई, धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया। इन सारी चीजों को करने में उनको लग गए 4 साल, टेक्नोलॉजी लाने में और भी थोड़ी ऑपरेशंस में एफिशिएंसी लाने में और भी सारी चीजें करने में इनको लगभग लग गए 4 साल के आसपास। 2006 में आकाश गोयनका के छोटे भाई सुदीप गोयनका और सुरेंद्र गुप्ता, जो कि सोम प्रकाश गोयनका जी यानी कि आकाश गोयनका के पिताजी थे, उनके बेटे सुरेंद्र गुप्ता के बेटे सुमित गुप्ता भी 2006 में कंपनी में ज्वाइन करते हैं। आकाश गोयनका ने लगभग काफी सारी चीजें सॉल्व आउट कर ली थी। अब इन तीनों की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, बिकॉज ये लोग यंग एज वाले थे और अलग अलग जगह से एक्सपोजर था इन लोगों का, तो इन लोगों के पास नॉलेज अच्छा खासा था और आगे का नॉलेज था, फ्यूचरिस्टिक नॉलेज इन लोगों के पास था। तो इन्होंने अपने इनोवेशंस किए और चीजें काफी अच्छे से आगे बढ़ती चली गई। लगभग 2012 तक, 2006 से अगर 2012 तक का समय देखें, इन 6 सालों में इन्होंने कंपनी का टर्नओवर 60 करोड़ से बढ़ा के लेते गए थे ये लोग लगभग 260 करोड़ के आसपास। चीजें अच्छी जा रही थी और इन्होंने और भी सारी चीजें की। इन्होंने लगभग 18 स्टेट्स में अपना एक्सपेंशन कर लिया। शुरुआत में इनके पिताजी थे तो इन्होंने यूपी बिहार में बस वो लोग कवर किए थे। कुछ पार्ट्स में आकाश गोयनका है तो यूपी बिहार, साथ ही साथ उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में भी इन्होंने अपना प्रेजेंस बनाया, और यूपी और बिहार में जो इनका प्रेजेंस था उन्होंने और भी तगड़ा कर दिया। जब इन तीनों की टीम आई, आकाश गोयनका, सुदीप गोयनका और सुमित गुप्ता, इन तीनों ने मिलकर क्या किया कि अब 2012 से जो 2018 का जो पीरियड था उस समय में इन्होंने क्या किया, लगभग 18 स्टेट्स में पहुंच गए। तो मतलब इन्होंने अपना ज्योग्राफिक कवरेज अच्छा खासा बढ़ा लिया। चीजें बढ़ती गई और साथ ही साथ आगे का जो 6 साल आने वाला था, मतलब 2012 से 2018 का जो पीरियड था, इसमें इन्होंने अपना रेवेन्यू फिर डबल कर लिया। 2012 में इन्होंने लगभग 260 करोड़ का रेवेन्यू किया और 2012 से 2018 के बीच इन्होंने अपना रेवेन्यू लगभग 561 करोड़ के आसपास, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लगभग 590 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना टर्नओवर कर लिया था 2018 में। ये प्रेजेंट थे इनके आगे 18 स्टेट्स में ये लोग प्रेजेंट थे और काम ठीक ठाक चल रहा था। बट दिक्कत क्या हुई कि 2016 से और जो 2018 का पीरियड था, इस समय में इनको दिक्कतें आना शुरू हुई, बिकॉज बिजनेस में हरदम अच्छा ही मोमेंट नहीं रहता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर आपका बिजनेस अगर आज अच्छा चल रहा है तो आपको कल के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कल अगर कोई दिक्कत आई तो आप उसे हैंडल कैसे करोगे। तो इन लोगों को दिक्कत क्या आई कि देखो, सबसे पहली जो दिक्कत थी ना कि इनका सेल कांस्टेंट हो गया, कि इनका सेल अब 500-600 करोड़ के ऊपर जा ही नहीं रहा था अगले 2 साल तक। तो इनको प्रॉब्लम क्या दिखी, सबसे पहली जो प्रॉब्लम दिखी ना कि लोग, ये तो 18 स्टेट्स में प्रेजेंट थे, 18 स्टेट्स में प्रेजेंट थे, बट लोग इनको एज अ ब्रांड रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज इनका कोई एक फेस नहीं था, इनके ब्रांड का कोई फेस नहीं था। सबसे पहली दिक्कत ये आ रही थी। जैसा कि इन्होंने 18 स्टेट्स में अपना प्रेजेंस बना लिया था, तो उसको मैनेज करने के लिए एक अलग से टीम, एक अलग तरह का मैनेजमेंट चाहिए होता है उन पूरे 18 स्टेट्स को मैनेज करना है, बिकॉज 18 स्टेट्स को कवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो इनको ये 2-3 चीजों का दिक्कत आने लगा। आकाश गोयनका जो है ये 2010 के अराउंड गए थे मुंबई। जब ये गए तो इन्होंने एक सुपरमार्केट में विजिट किया, जहां पे मुंबई में ऑलरेडी एमडीएच वगैरह का अच्छा खासा प्रेजेंस था। ये मुंबई के एक सुपरमार्केट में गए, वहां पे उन्होंने प्रपोजल दिया कि भाई हमारा ये ब्रांड, इसको आप रखना शुरू करो। तो वहां से उस सुपरमार्केट से इनको एक रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन क्या मिला कि भाई आप एक रीजनल ब्रांड हो, आपका प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं है, क्या पता कल के दिन आप मार्केट में रहो या फिर ना रहो। आकाश गोयनका को ये चीजें लगी और उन्होंने सोचा भाई बात तो सही है, लोग तो हमको यूपी और बिहार में अच्छे से जान रहे हैं, बट यूपी और बिहार के आगे हमारा कोई वैल्यू नहीं या फिर हमारा कोई फेस नहीं है जो कि हमें एज अ ब्रांड परसीव कर सके। वो चीजें अब इनको ध्यान में आई जब इनका सेल वगैरह सारी चीजें कांस्टेंट हो गई 2016 से 2018 के बीच। ये याद करते हैं अपना मुंबई गया हुआ और वहां पे जो इन्हें रिजेक्शन मिला था। उसके बाद से ये क्या करते हैं कि देखो, अब ये मुश्किल का दौर था, तो उसके बाद से आकाश गोयनका को एक आइडिया आता है, ब्रांड को कोई फेस चाहिए। देखो अभी हमारा प्रेजेंस तगड़ा हो गया, प्रोडक्ट हमारे पास अच्छे खासे हो गए,
लेकिन अब हमारे ब्रांड को जरूरत क्या है कि एक कोई फेस रहे, कोई चेहरा रहे जिसके वजह से हमारा ब्रांड रिकॉग्नाइज किया जा सके। 2019 में गेम चेंज हुआ। गेम चेंज कैसे हुआ? 2019 में आकाश गोयनका ने सलमान खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। जैसे ही ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने साइन किया, 2018 तक इनका जो सेल था वो लगभग 590 करोड़ 600 करोड़ के आसपास चल रहा था। जैसे ही 2019 में इन्होंने सलमान खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर ज्वाइन कराया, अगले ही साल इनका रेवेन्यू जो वो जस्ट डबल हो गया। यानी कि लगभग इनका जो रेवेन्यू है 2020 के अंदर, ये लोग लगभग टर्नओवर जो किए थे लगभग आई थिंक 1350 करोड़ के आसपास का इन्होंने टर्नओवर किया। चीजें यहां से फिर बदलना शुरू हो गई। देखो, कभी भी बिजनेस में ना आपको हर्डल्स के लिए या फिर फेलियर्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और उसको जैसे ही कोई फेलियर आया ना तो उसको टैकल करने के लिए आपके पास सोल्यूशन रहने चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास कोई फेलियर है और उसे आप टैकल नहीं कर पाए तो फिर उसके पास डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इन लोग के पास भी दिक्कतें आई थी 2016 से 2018 के बीच में, बट आकाश गोयनका ने चीजों को बहुत सही तरीके से संभाला और फिर से इस ब्रांड का रिवाइवल हुआ 2019 से। उसके बाद क्या हुआ? जैसे इनके पास फेस आ गया तो ये लोग मुंबई में इनका तगड़ा प्रेजेंस हो गया, कर्नाटका में ये लोग अच्छे से अवेलेबल हो गए, और बाकी जो 18 स्टेट्स हैं वहां पे फिर लोग इन्हें एज अ रीजनल ब्रांड ना समझ के एज अ नेशनल ब्रांड समझने लगे, क्योंकि इनके पास एक नेशनल फेस था। सलमान खान एज अ ब्रांड एम्बेसडर इनके पास थे, तो लोग इनके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बातें आगे बढ़नी शुरू हुई। 2020 के अंदर जब कोरोना आया, जब कोरोना हिट किया, तो इन्होंने क्या देखा कि देखो भाई, अभी हम लोग मसाले और इन सारी चीजों में डील कर रहे हैं। 2020 के अंदर इन्होंने अपना 1-1 नाम से नूडल्स और पास्ता वगैरह का वेरिएशन चालू किया। वो चीजें काफी हिट हुई, लोगों को अच्छी लगी और चीजें आगे बढ़ती धीरे धीरे चली गई। आज के समय में ये लोग गोल्डी मसाला बस एक मसाला का ब्रांड नहीं रह चुका है। ये लोग मसाले में डील करते हैं, ये लोग सॉसेस वगैरह में डील करते हैं, ये लोग नूडल्स में डील करते हैं, ये लोग पूजा आइटम्स में भी डील करते हैं। तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 2019 के बाद से काफी अमेजिंग कर दिया। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है इस ब्रांड की, आकाश गोयनका ने अपना एक जीनियस स्ट्रैटेजी अप्लाई किया। वो क्या स्ट्रैटेजी था कि जब सलमान खान को इन्होंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया, उसके बाद ही से गोल्डी के जो भी प्रोडक्ट्स आते थे, जो भी पैकेट्स थे, उस पे सलमान खान का फोटो ऑटोमेटिकली रहता था। बिकॉज वो ये मानते हैं कि जब लोग किसी फेस को देखते हैं अपने आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो लोग उस फेस से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, और उस फेस से कनेक्ट करने के बाद से लोग आपके ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इन चीजों को आकाश गोयनका ने अप्लाई किया। आज के समय में इस कंपनी का टर्नओवर लगभग 2500 से 3000 करोड़ के बीच में है। कंपनी प्रॉफिटेबल है। 2016 में ही ये कंपनी डेट फ्री हो चुकी थी, समझ रहे हैं? तो काफी अच्छी कंपनी मुझे लगती है, और आज के समय में ये कंपनी ऑलमोस्ट मेजर स्टेट्स में प्रेजेंट है। आकाश गोयनका और उनकी टीम काफी तगड़ी टीम है, और वो लोग काफी अच्छे से काम करते हैं। टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन ये लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि अब इस पर्टिकुलर ब्रांड से हम लोग क्या चीजें लर्निंग्स ले सकते हैं। सबसे पहली जो लर्निंग है वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एट द राइट टाइम। यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस आप तभी स्केल कर पाओगे या फिर तभी बढ़ा पाओगे, या फिर आपको अपने बिजनेस में कमी तभी दिखेगी जब आपके पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगा। टेक्नोलॉजी आप अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है तो आपको एसएफए यूज करना चाहिए। एसएफए यानी कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। बिलिंग के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, वो यूज करना चाहिए। कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए आपको सीआरएम यूज करना चाहिए। ये बेसिक लेवल की टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रहा हूं। धीरे धीरे जैसे आप बिजनेस को आगे बढ़ो और भी आपको एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। बट बिजनेस अगर आप बिना टेक्नोलॉजी के चलाओगे तो वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। और सेम चीज गोल्डी मसाले के साथ हुई थी 2002 के अंदर। वो लोग स्केल इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ भी नहीं था। आकाश गोयनका बिजनेस में और उसके बाद से टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। दूसरी जो लर्निंग है वो ये है कि अगर आपके ब्रांड के पास कोई फेस नहीं है ना, तब तक आप बहुत ही ज्यादा रैपिडली एक्सपैंड मत करो। 2016 से जो 2018 का पीरियड था, जिस टाइम पे गोल्डी मसाले का जो सेल है वो स्टैग्नेंट हो गया, तो स्टैग्नेंट बस इसी वजह से हुआ था क्योंकि लोग उसे एज अ ब्रांड नहीं कंसिडर कर रहे थे, एज अ रीजनल ब्रांड इसे कंसिडर किया जा रहा था।
उसके बाद से 2019 से जैसे ही आकाश गोयनका ने सलमान खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया, सेल तुरंत शूट अप हो गया। इससे क्या पता चलता है, आपके पास जब एक कोई फेस रहेगा, पहले आप अपने आसपास के मार्केट को कवर करो, अपने आसपास के मार्केट में बिजनेस करो, जैसे ही कुछ रेवेन्यू आए, आप प्रॉफिटेबल हो, आप कोई एक ब्रांड एम्बेसडर हायर करो जो आपके ब्रांड का फेस बन सके और जिससे लोग कनेक्ट कर सके, बिकॉज जब उस फेस से लोग कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड आगे बढ़ जाएगा। तो बिना ब्रांड एम्बेसडर के या फिर बिना ब्रांडिंग के आप बहुत ही ज्यादा रैपिड एक्सपेंशन में मत जाइए। तीसरा जो लर्निंग है वो ये है कि आपको अपने स्टाफ और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखना पड़ेगा। गोल्डी मसाला एक ऐसा ब्रांड है, अभी मैं 2-3 दिन पहले लगभग मैं बिहार में था, वहां पे मैंने एक चीज देखा, एक होलसेलर से मेरी बात हुई, वहां पे मैंने ये देखा कि वो लोग पिछले 4-5 साल या 6 साल से गोल्डी मसाले का डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फिर होलसेलिंग कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि गोल्डी मसाले बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, बहुत ही मतलब जो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस है ना गोल्डी मसाले का, इट इज सुपर्ब। तो ये सारी लर्निंग्स थी मेरी गोल्डी मसाले से। गोल्डी मसाले यूपी का एक ब्रांड है, कानपुर से निकला हुआ एक ब्रांड है और आज के टाइम पे नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। साथ ही साथ ये कुछ कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी अपना करते हैं। तो काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है गोल्डी मसाले की। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला, मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली या फिर अपने बिजनेस पार्टनर तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी गोल्डी मसाले सीख सकें और अपने बिजनेस को, अपने लाइफ में वो आगे बढ़ सकें। सो ये था वीडियो मेरी तरफ से ब्रांड्स ऑफ भारत के इस प्लेलिस्ट का एक बहुत ही अच्छा वीडियो कहा जा सकता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको ये वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा और क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर का तो मैंने बोल ही दिया। बाकी दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ। टिल देन, keep learning and doing your business. Goodbye. Take care.